अगला एक टॉपिक करना है बच्चे इसी टॉपिक में, वो है गांधीयन मॉडल। गांधीयन मॉडल, गांधीवादी मॉडल, यानी गांधीवादी मॉडल जो है बच्चे वो क्या बोलता है विकास के बारे में कि किस तरह से हमें विकास करना चाहिए। तो जो गांधीयन मॉडल था बच्चे, इस गांधीयन मॉडल का ईयर जो है, आधार जो वर्ष है बच्चे, गांधीयन मॉडल जो आया था वो 1944 में आया था। और गांधीयन मॉडल को जो प्रेजेंट किए थे बच्चे, प्रस्तुत जो किए थे, वो आचार्य श्रीमन नारायण ने किया था गांधीयन मॉडल को। तो कभी कभी पूछ लेता है बच्चे कि जो गांधीयन मॉडल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जर्नलिस्ट वहाँ पे प्रतिपादन या जो उसके प्रोपाउंडर हैं बच्चे वो आचार्य श्रीमन नारायण हैं। और गांधीयन मॉडल में जर्नलिस्ट बोला गया था कि बच्चे कि व्यक्ति यानी हमें भौतिक, लोगों का तो भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों स्तर पे क्या करना है, उत्थान करना है। मतलब जो प्रोग्रेस होना चाहिए बच्चे वो मेटेलिस्टिक्स भी प्रोग्रेस होना चाहिए और कल्चरल प्रोग्रेस भी होना चाहिए। दोनों तरह के हमें क्या करना है, प्रोग्रेस करना है बच्चे। और इसमें एक्चुअली जर्नलिस्ट टारगेट किया गया था गांधीयन मॉडल में गांव का विकास होना चाहिए बच्चे। ठीक है, गांधी बोलते भी हैं ना कि जो देवता हैं, जो गॉड हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो गांव का एक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। और गांधीयन मॉडल में गांव जो होता है बच्चे, जो विलेज होता है बच्चे, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में भी हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट की क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर भी जो हो वो साइंटिफिक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर हो। ये गांधीयन मॉडल में बोला गया था। गांधीयन मॉडल में बच्चे लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग दोनों पर एक प्रकार से क्या किया जा रहा था, बल दिया जा रहा था। जो लघु उद्योग थे बच्चे, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, उस पर गांधीयन मॉडल में बल दिया जा रहा था। जैसे नेहरू और महालनोबिस मॉडल में हैवी इंडस्ट्रीज को फोकस किया जा रहा है बच्चे, वैसे ही गांधीयन मॉडल में टारगेट किस पे किया जा रहा है, विलेज डेवलपमेंट पे। दूसरा टारगेट किस में हो रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे। और थर्ड जो हो रहा था कुटीर उद्योग, जिसको इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं बच्चे। यानी हमें इन चीजों पे क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए बच्चे। और माना जाता है कि इन पे अगर बल दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है, पैदा होता है। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है। गांधीयन मॉडल में ये भी बोला गया था बच्चे कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाया जाए। यानी कृषि क्षेत्र में बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी एग्रीकल्चर एरियाज में इंडिपेंडेंसीज लानी है। ठीक है ना, एक सेल्फ इंडिपेंडेंसीज क्रिएट करनी है बच्चे। तो उसके लिए भूमि सुधार करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास जमीन नहीं उन्हें भी जमीन देना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग कृषि क्षेत्र में क्या हो सकते हैं बच्चे, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। गांधीयन मॉडल में सहकारी खेती के बारे में, कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी मेरे पास जमीन है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, हम दोनों मिलकर क्या करें बच्चे, कार्य करें उस जमीन पे। और जो भी उत्पादन हो हम एक दूसरे के साथ क्या कर लें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और सूदखोरी बच्चे, जैसे साहूकार और महाजन जो होते थे ना, मतलब अनऑर्गेनाइज जो सिस्टम था फाइनेंस करने का, उसको क्या करना था, बंद करना था। क्योंकि जो साहूकार होते थे और जो महाजन होते थे बच्चे, ठीक है, मतलब सूद ब्याज जो था उनका कोई तरीका नहीं होता था ब्याज लेने का। ठीक है, और ब्याज के आधार पे वो दूसरे लोगों का क्या कर लेते थे, चीजों को एक प्रकार से क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे बच्चे। तो गांधीयन मॉडल में एग्रीकल्चर पे बल दिया गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें डेयरी प्रोडक्ट पे, यानी दूध जो उत्पाद होता है बच्चे, उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए बच्चे। और एग्रीकल्चर के पैरेलल यानी कृषि क्षेत्र के समानांतर ही बच्चे हमें कुटीर उद्योगों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। खादी वस्त्र उद्योगों पर भी क्या करना चाहिए, हमें बल देना चाहिए बच्चे। और सबसे पहले हमें काम करना चाहिए लोगों के रोटी के लिए बच्चे। तो भारत जो एक श्रम प्रधान देश है बच्चे, तो श्रम प्रधान देश में ना ज्यादातर लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है बच्चे। जहाँ श्रम है, मतलब आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास क्या है, श्रम है बच्चे। ठीक है, दो तरह की पूंजी होती है, एक तो श्रम होगा, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, पूंजी हो सकता है। तो आपका देश का जो, आपकी कंट्री का जो एडवांटेज है बच्चे, वो श्रम में है। तो आप अपने श्रम का ज्यादा इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ज्यादा लोगों से कहाँ पे श्रम कराया जा सकता है, तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बनाई जाए अपनी जरूरत की चीजों को बनाने के लिए। जिसे चाइना में बच्चे देखोगे हर एक जरूरत की चीज बनाने वाली वहां पे बहुत सारी स्मॉल, कॉटेज और हैवी इंडस्ट्रीज भी हैं बच्चे। इस वजह से चाइना का जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत अधिक हो जाता है, और जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी क्या हो जाता है बच्चे, बहुत अधिक होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक जो
जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शंस है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे बढ़ जाता है बच्चे। और गार्डियन मॉडल में भी बोला गया था कि हमें कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज, मूलभूत भारी उद्योगों की आवश्यकता को गार्डियन मॉडल ने भी माना था, जहाँ पे बोला कि आपके पास एक रक्षा उद्योग होना चाहिए, यानी डिफेंस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, मतलब आपके राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सेना है, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो पुलिस है, उनके पास जो भी वेपन्स और हथियार हो वो भारत में ही बने तो अच्छा है। थर्मल पावर यानी बिजली पैदा करने के लिए, और भारी जो इंजीनियरिंग पार्ट्स होते हैं बच्चे उनका, और जो रसायन बनाए जाते हैं, जो केमिकल बनाए जाते हैं, जो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, वो भी रखे गए थे गार्डियन मॉडल में कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज को क्या करना है, अपना। हाँ, लेकिन गार्डियन इंडस्ट्रीज में, गार्डियन मॉडल में ये बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मशीनीकरण पे बल नहीं देना है, अंधाधुन मशीनीकरण नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप मशीनीकरण पे बल दे देंगे बच्चे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी देश की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है बच्चे, वो टोटली क्या हो सकती है बच्चे, एक तरह से क्या हो सकती है, बेरोजगार हो सकती है बच्चे। तो वहाँ पे इन चीज़ों को एक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए बच्चे। क्लियर हुआ गार्डियन मॉडल क्या था, ठीक है। इसके बाद से जो, ठीक है, इसके बाद से आओगे तो एक हेडिंग है बच्चे, आर्थिक विकास की रणनीति नेहरू के युग में, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक्स इन नेहरू एरास। नेहरू के समय में कौन सी रणनीति अपनाई गई थी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे, तो खास तौर से उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए बच्चे वो राज्य केंद्रित विकास की रणनीति का प्रयोग किया था बच्चे। और उपनिवेशवादी जो शासन था बच्चे, उस उपनिवेश मतलब एक इस प्रकार के मॉडल को हमें लाना है बच्चे, जिससे कि हमारा विकास भी हो और हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर भी ना हो बच्चे। क्योंकि जो उपनिवेशवादी काल था बच्चे, उपनिवेशवादी काल मतलब जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था बच्चे, उस समय भारत के अंदर उद्योगों का विकास नहीं हुआ। भारत को क्या कर दिया गया, दूसरे देशों के उद्योगों पर क्या कर दिया गया, निर्भर कर दिया गया बच्चे। और भारत में सिर्फ कृषि कार्य कराया जाता था और बाकी की चीजें क्या होती थी, भारत को दूसरे अपनी जरूरत से संबंधित देशों को क्या किया जा रहा था, दूसरे से लिया। तो ब्रिटेन जो था बच्चे, वो उसने क्या किया, अपने देश में क्या कर दिया, उद्योगों का निर्माण कर दिया और अपनी चीजों को लाकर क्या करता था, भारत में बेचता था और भारत के प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता था, दोहन करता था। तो उस प्रकार का मॉडल नहीं होगा, वो मॉडल इस प्रकार का होगा कि हमारे देश में किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसीज ना आए बच्चे। तो 1938 में बच्चे सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक योजना समिति बनी थी बच्चे, और गार्डियन मॉडल जब 1944 में आया बच्चे, उसी समय एक और प्लान आया था जिसको हम लोग बॉम्बे प्लान बोलते हैं। यानी बम्बई के 8 बड़े जो बिजनेस घराने थे, औद्योगिक जो घराने थे बच्चे, उन्होंने क्या किया था, बॉम्बे प्लान तैयार करके दिया था। और बॉम्बे प्लान में भी बोला गया था कि हम औद्योगिकरण पर ही बल देंगे बच्चे, ठीक है, और जो प्रति व्यक्ति आय जो है उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भौतिक और मानवीय विकास के साथ ये बोल दिया गया बच्चे कि जो औद्योगिकरण होंगे यानी जो भारी उद्योग होंगे बच्चे, जो मूलभूत उद्योग होंगे वो तो राज्य के द्वारा लगाए जाएंगे, बाकी के जो उद्योग होंगे बच्चे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक तरह से प्राइवेट के द्वारा, निजी के द्वारा क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा बच्चे, ठीक है। यही चीजें इस मॉडल के अंदर बोला गया था बच्चे। लेकिन इस मॉडल को क्या किया गया था, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। जो नेहरू और महालनोबिस मॉडल था बच्चे, उसी को अपनाया गया था। गांधी के मॉडल को थोड़ा सा, गांधी के जो आइडियाज थे, गार्डियन मॉडल में जो आइडियाज थे बच्चे, उसको एक तरह से क्या किया गया था, अपनाया गया था नेहरू मॉडल के अंदर, ठीक है। जब जिसको हम लोग सर्वोदय प्लान भी बोलते हैं, इसी में देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बच्चे तुम कभी सर्वोदय प्लान भी आता है, अपलिफ्ट करना, ये गांधीयन फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते भी हैं बच्चे, ठीक है ना। और लगभग चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी बच्चे, वहाँ पे देखोगे कि लघु उद्योग और मझोले उद्योगों पे क्या किया गया था, बल दिया गया। यानी पहले में एग्रीकल्चर पे बल दिया गया, दूसरे में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल दिया गया, तीसरे में भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन में दिया गया, चौथे में बोला गया कि हमें अब स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। तभी राज्य का हम क्या कर सकते हैं बच्चे, बेहतर कर सकते हैं, लोगों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। अब हमें देखना होता है बच्चे, अगला जो टॉपिक है वो है आर्थिक विकास नेहरू के बाद। यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री, और उनके मृत्यु के बाद से इंदिरा गांधी क्या होती है, शासन में आती है। तो इंदिरा गांधी ने किस प्रकार के
मॉडल को अपनाया देश के विकास के लिए, वो चीजें यहाँ पे हमें समझना है बच्चे। तो इंदिरा गांधी जो थी बच्चे, उनका पूरा झुकाव जो था वो क्या था, समाजवादी मॉडल की तरफ, प्योर समाजवादी मॉडल। नेहरू में तो मिश्रित मॉडल था ना बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी जो थी वो प्योर समाजवादी हुई। और प्योर समाजवादी मॉडल के अंदर क्या हुआ बच्चे, थोड़े मोड़े जो नेहरू के समय में प्राइवेट के हाथ में जो थोड़ी मोड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में वो सारी चीजें किसके नियंत्रण में आ गई, सरकार के नियंत्रण में, राज्यों के नियंत्रण में बच्चे। जब जो चीजें राज्य और सरकार के कंट्रोल में हो जाती हैं बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट पॉलिसीज बोलते हैं। और इसी सोशलिस्ट पॉलिसीज के बेस पर बच्चे इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब 1969 से पहले बच्चे जितने भी बैंक भारत में थे, वो सारे बैंकिंग सेक्टर किस में आते थे, निजी क्षेत्र में आते थे। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सारे बैंक जो थे वो क्या थे, प्राइवेट बैंक थे, निजी बैंक थे। और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, समाजवादी नीति के बेस, समाजवादी यानी सोशलिस्ट पॉलिसीज के बेस पर 1969 में उन्होंने क्या किया, बैंकिंग नेशनलाइजेशन किया। और फिर 1980s में भी बच्चे उन्होंने क्या किया था, बैंकिंग नेशनलाइजेशन किया बच्चे। और दूसरा उन्होंने एक कानून लाया MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हिंदी में एकाधिकार व्यापार प्रतिबंधात्मक अधिनियम बोला जाता है। मतलब तुम कोई व्यापार कर रहे हो बच्चे, अगर तुम व्यापार दूसरा करना चाहते हो तो उस व्यापार को, दूसरे व्यापार को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें MRTP एक कमीशन होता था, आयोग होता था। और उस आयोग और उस कमीशन से क्या होता था, परमिशंस लेना पड़ता था। और वो जब परमिशंस देता था बच्चे, तभी तुम क्या कर सकते थे, उद्योग जैसी चीज, मतलब व्यापार और उद्योग जैसी चीजें क्या कर सकते थे, शुरू कर सकते थे। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड जो ट्रेड प्रैक्टिसेस था बच्चे, उसमें ये लाया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में क्या हो जाए, केंद्रीकृत हो जाए। तो अगर पूरी देश की अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के कंट्रोल में आएगी बच्चे, तो एक्सप्लॉइटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ही बच्चे MRTP एक्ट लाया गया था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं बच्चे। ठीक है, कि बाजार में कोई एक बेचने वाला नहीं होना चाहिए, या पूरे जितनी भी जरूरत की चीजें हैं बच्चे, उसको बनाने वाली कोई एक कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक कंपनी हो गई तो फिर वो जनता को लूट लेगी बच्चे। जिस दर पे उसे समझ में आएगा, जिस रेट पर उसे लगेगा, उस रेट पर वो क्या करती है, बेचना शुरू कर देगी बच्चे। तो ये चीजें बच्चे आती हैं। 73 में उन्होंने जितने भी, इंदिरा गांधी ने कोयला खादान थे बच्चे, सबका राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। इसके बाद से एक एक्ट है बच्चे जिसको हम लोग विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम बोलते हैं, फेरा। ये भी 1973 में आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का मतलब ये था बच्चे, बाहर से भारत में जो विदेशी पूंजी, डॉलर और ये सारी चीजें आती थी, उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, भारत से बाहर नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि अगर भारत से बाहर ये सारे के सारा पूंजी चला गया तो भारत दूसरे देशों से बहुत सारी चीजों को क्या करता है, आयात करता है। और जो आयात होता है बच्चे, जो व्यापार होता है, तो व्यापार में जो मुद्रा यूज में आती है बच्चे, वो डॉलर होता है, पाउंड होता है। इस तरह की मुद्रा को क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। तो अगर यही मुद्रा भारत से बाहर चली जाती है कोई वस्तु को इंपोर्ट करने की वजह से, तो भारत में बहुत बड़ी क्या हो सकती है बच्चे, समस्या खड़ी हो सकती है। गोल्ड जो होता था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था बच्चे, आई बात समझ में। जैसे आज कोई वस्तु लेना होता है तो तुम रुपए लेके जाते हो, रुपए लेके जाते हो ना बाजार में, रुपए देते हो, वस्तु लेकर तुम चले आते हो। ठीक है, पहले जो व्यापार होता था, जब शुरू हुआ था व्यापार होना बच्चे, तो उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। फिर गोल्ड को हटाकर गोल्ड के बराबर की जो चीज थी बच्चे, उसमें व्यापार शुरू हुआ। ठीक है, और गोल्ड के बराबर की जो वस्तु बनी बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, वो थी डॉलर। अमेरिका क्या, डॉलर। और आज भी जो टोटल व्यापार होता है बच्चे, सबसे मजबूत जो मुद्रा है किसी देश की, वो है डॉलर। आज भी सारा का सारा व्यापार अगर होगा वो डॉलर में होगा। अगर डॉलर हम खत्म कर देते हैं बच्चे, तो फिर व्यापार जो होगा वो गोल्ड में होगा। तुम्हारी करेंसीज में कोई भी तुमसे वस्तु नहीं लेता है। अगर तुम अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो तुम्हें पेमेंट किस में करनी होती है, डॉलर में। डॉलर के बराबर जो प्राइस है बच्चे, कोई भी वस्तु, जैसे तुमने आईफोन मंगाया अमेरिका से, अब आईफोन का तुम्हें पेमेंट करना है, तो आईफोन का पेमेंट
अमेरिका जो है वो रुपीस में नहीं लेगा, अमेरिका वो पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो किस में कन्वर्ट करके लेगा, डॉलर में लेगा। भारत में भले ही आईफोन रुपीस में बिक रहा है, लेकिन भारत में जो आईफोन बेचने वाली कंपनी है वो अमेरिका के जिस कंपनी से आईफोन ले रही है उसको रुपीस नहीं देती है, उसको क्या देगी, डॉलर। तो पूरा व्यापार जो होता था डॉलर में होता था, तो व्यापार में डॉलर किसी दूसरे देश में ज्यादा ना चला जाए। क्यों? क्योंकि भारत में इंपोर्ट बहुत अधिक था, एक्सपोर्ट क्या था, कम था। तो इंपोर्ट के बहाने डॉलर दूसरे देश में जाएगा, जब दूसरे देश में जाएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, कमजोर होगी, और आपका आर्थिक विकास जो होगा वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बच्चे ही फेरा एक्ट लाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। आई बात समझ में? बाद में अब तो इसको समाप्त कर दिया गया 99 आते आते। अब फेरा के जगह पे जो शब्द सुनने को मिलेगा बच्चे वो फेमा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आई बात समझ में? अरे सुन रहे हो, सो गए? फेरा के जगह पे कौन सा एक्ट आया है, फेमा, FEMA, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। अब इसके द्वारा भारत में जो फॉरेन करेंसीज आएगी उसको रोका नहीं जाएगा, उस फॉरेन करेंसीज का मैनेजमेंट किया जाएगा, और इस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा कि उस फॉरेन करेंसी से और भी फॉरेन करेंसीज हम क्या कर सकें, बना सकें। पैसे से पैसा बनता है, पैसा घर में रखने से पैसा नहीं बनेगा। आई बात समझ में ना? तुमने घर में पैसा 1 लाख रुपए रख लिया, तुमने लगेगा कि 1 साल के बाद ना ये 1 लाख रुपए ही रहेगा 1 साल बाद, लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर तुम सोच समझ कर कहीं इन्वेस्ट कर देती हो तो हो सकता है कि 1 साल बाद वो 1,20,000 हो जाए, 1,30,000 हो गए। तो कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि मेरा काम जो है पैसा से पैसा बनाना, पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन के रूप में पैसा दे दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है और उसका काम हो रहा है बच्चे। आई बात समझ में? तो इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा ये चीजें ली थी बच्चे। और लेकिन इंदिरा गांधी के समय में मतलब इंदिरा गांधी जो समय था बच्चे उसमें दिक्कतें भी बहुत आई, ठीक है। जैसे 65 का युद्ध हो गया, 65 के युद्ध के बाद ही वो तो आई थी, लेकिन 65 का युद्ध हो ही चुका था, लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय, ठीक है। 62 के युद्ध में नेहरू जी थे, और उसके बाद 71 का युद्ध में इंदिरा गांधी रहती है। तो 62 और 65 का जो युद्ध हुआ था बच्चे, वो पूरे के पूरे भारत के विकास के मॉडल को ही क्या कर दिया था, हिला के रख दिया था। आई बात समझ में? अब मॉडल इस तरह का चाहिए था कि जिससे कि विकास किया जाए उस समय। और जैसे चीजें बच्चे यहाँ पे गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी ने ही बच्चे गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पेपर में पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, या किस योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया बच्चे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखना है, रिमूव टू पॉवर्टी का जो स्लोगन था बच्चे, ठीक है ना, वो दिया गया था 4th 5 ईयर प्लान के अंदर बच्चे, ठीक है। और गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए बच्चे, गरीबी को कैसे समाप्त किया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने आलोचना किया, वर्ल्ड बैंक ने यह बोला कि अर्थव्यवस्था के विकास के कोई भी मॉडल को अगर अपनाया जाए तो गरीबी अनिवार्य रूप में समाप्त नहीं होती है। गरीबी कम हो सकती है बच्चे, गरीबी समाप्त नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों ने, भारतीय जो थे बच्चे, वो चैलेंज में लिए और कहे नहीं, हम तो गरीबी क्या करेंगे, दूर करके दिखाएंगे, और गरीबी को हम क्या करेंगे बच्चे, समाप्त करेंगे बच्चे। आई बात समझ में? ये चीज़ें। और फिर इंदिरा गांधी का जो दौर था बच्चे, 71-72 तक आते आते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसीज लगा दिया। वो इमरजेंसीज इसीलिए लगाया था उन्होंने कि हम जो लक्ष्य रखे हैं, जो मेरा लक्ष्य है, मेरी सरकार का जो लक्ष्य है विकास का, उनको हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे इमरजेंसीज के तहत। लेकिन वो पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारे यहाँ लोग रोड पर आ गए, और उस समय इतना विकास के नाम पे जो इतनी भी योजनाएं चलाई गई थी बच्चे, उसमें इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतनी महंगाई हुई कि जनता रोड पर आ गई। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन चलाया गया था बच्चे, जिसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं। और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखते हुए ही इंदिरा गांधी ने बच्चे, ठीक है, आपातकाल लागू किया, और उस आपातकाल में वो सोचा कि इसके द्वारा विकास किया जा सकता है। लेकिन 78-79 आते आते उन्होंने आपातकाल को ख़त्म किया। 78-79 में इलेक्शंस होते हैं, और उस चुनाव में क्या होता है, इंदिरा गांधी हार जाती हैं।
और उनके हारने के बाद जो पावर में आते हैं बच्चे, वो कौन आती है पार्टी? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की। और मोरारजी देसाई जो थी बच्चे, जनता जो पार्टी थी, मोरारजी देसाई जो थी, वो नेहरू के पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसके जगह पे एक नया विकास का मॉडल लेकर आया, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। रोलिंग प्लान में एक एक वर्ष का प्लान, 3-3 वर्ष का प्लान, 4-4 वर्ष का प्लान रखा था। लेकिन जो जनता पार्टी सरकार थी बच्चे, जो जनता पार्टी ने सरकार बनाया था केंद्र में, वो मिलजुल कर सरकार बनाए थे, गठबंधन की सरकार थी। और सारे वहां पे सत्ता के क्या थे? प्यासे थे। 1 साल के अंदर ही जनता पार्टी क्या हो गई? समाप्त हो गई, जनता पार्टी बाहर। और 80 में दोबारा इंदिरा गांधी क्या आती है बच्चे? गवर्नमेंट में आती हैं। और जब गवर्नमेंट में आती है बच्चे, तो जो समाजवादी नीति उन्होंने उस समय लागू किया था, उसको अब पूरी तरह से प्रैक्टिकली वो क्या कर देती हैं बच्चे? इन्फोर्स कराना शुरू कर देती हैं बच्चे। आई बात समझ? और जनता पार्टी, तुमसे पेपर में पूछा जाएगा कि रोलिंग ROLLING रोलिंग प्लान का कंसेप्ट, जो रोलिंग प्लान है बच्चे, ये कंसेप्ट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किस सरकार के द्वारा दिया गया रोलिंग प्लान? ठीक है, ठीक है। तो वहां पे जनरली से ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, जनता पार्टी या मोरारजी देसाई की सरकार, जिन्होंने रोलिंग प्लान का कंसेप्ट। रोलिंग प्लान का क्या मतलब होता है? 1-1 साल का प्लान। पंचवर्षीय प्लान में क्या होता था? पूरे 5 वर्ष का प्लान बनता था बच्चे। 5 वर्ष के लक्ष्य निश्चित किए जाते थे और फिर 5 साल में उन लक्ष्यों को हमें क्या करना होता था? प्राप्त करना होता था। लेकिन जो रोलिंग प्लान था बच्चे, उसमें 5 वर्ष के लक्ष्य नहीं रखे जाते थे, उसमें 1-1 वर्ष के लक्ष्य रखे जा रहे थे। कभी-कभी 3-3 वर्ष के रखे गए थे और कभी-कभी 4-4 वर्ष के। तो अलग अलग योजनाएं जो थी वो आई थी बच्चे। हाँ, लेकिन एक चीज खास हुई थी बच्चे, जैसे जनता पार्टी जो सरकार थी बच्चे, जनता पार्टी जो थी बच्चे, उसने एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर भी क्या किया था? बल देना शुरू किया था बच्चे। ठीक है, ये किसकी पार्टी? जनता पार्टी थी। उसके बाद से दूसरा कार्यकाल शुरू होता है बच्चे इंदिरा गांधी का 80s के बाद से। और 80s में उन्होंने जितने भी वादे किए थे बच्चे, वो अब उनको व्यवहारिक रूप देना शुरू करती हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में एक प्रकार से जो सरकार का नियंत्रण था ना, उसको धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर देती हैं? कम करना शुरू कर देती हैं। और सरकार ने सिर्फ कुछ उद्योग थे बच्चे, जिसमें से 20 उद्योग ऐसे थे जहां पे लाइसेंस का क्या था? प्रावधान था। बाकी धीरे धीरे चीजें जो हो रही थी, उनके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी बच्चे। और इंदिरा गांधी ने दूसरे अपने कार्यकाल के दौरान समाजवादी नीति पर ज्यादा बल देने के बजाय उन्होंने किस पर बल देना शुरू कर दिया बच्चे? व्यापार पे, ट्रेड पर। क्योंकि उन्हें अब समझ में आ चुका था कि ट्रेड के द्वारा ही बच्चे हम क्या कर सकते हैं? अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। और ट्रेड पर जो बल था वो इंदिरा गांधी से पहले जनता पार्टी, मोरारजी देसाई ने भी दिया था। तो ऐसा नहीं कि जो उदारीकरण की नीति थी बच्चे, उदारीकरण की नीति और जो निजीकरण की जो नीति थी, लिबराइजेशंस और जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज थी, वो सीधा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में नहीं, उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। और मोरारजी देसाई पहले शुरुआत करते हैं बच्चे। उसके बाद से इंदिरा गांधी के समय में देखा जाता है, और फिर राजीव गांधी का कार्यकाल आता है बच्चे। और राजीव गांधी के कार्यकाल में कुछ बड़े एक्सपर्ट आते हैं बच्चे, जो सलाह देते हैं। और उसमें से एक एमएनसीज कंपनी के बड़े प्रबंधक थे बच्चे, अरुण नेहरू और अरुण सिंह। और इसी पीरियड में बच्चे, जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय तकनीकी सलाह देने में बहुत सारे एक्सपर्ट थे बच्चे, जिसमें मोंटे सिंह अहलुवालिया इकोनॉमिक्स हैं बच्चे, बिमल जालान इकोनॉमिक्स हैं, जो बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने थे, मनमोहन सिंह। इन लोगों ने काफी सलाह दी बच्चे। और इन्हीं लोगों की सलाह का नतीजा था बच्चे कि 90 के बाद, 90s के बाद से इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के मॉडल को क्या किया गया? अपनाया गया था बच्चे। और राजीव गांधी जो पीरियड था बच्चे, राजीव गांधी ने विकास के लिए जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है, जो निगम कर होता है, वो आज भी लगता है। टैक्स में निगम कर लगाया जाता है कंपनियों के उत्पादन पे। जो टोटल उनका उत्पादन होता है, उस टोटल उत्पादन के मूल्य पे क्या किया जाता है? कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। वो 25% अब भी लगता था, तो उस समय ज्यादा लगता था। तो कॉरपोरेशन टैक्स को एक प्रकार से क्या किया था? उन्होंने कम किया था, व्यापार जैसी चीजों को बल देने के लिए। सेवा क्षेत्र जो भारत में आया बच्चे, सेवा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी का जो पीरियड आता है बच्चे, वो राजीव गांधी के कार्यकाल में आता है बच्चे। और सेवा क्षेत्र में हमने काफी अधिक क्या किया था? विकास किया था बच्चे। और राजीव गांधी के ही पीरियड में भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की क्या होती है बच्चे? शुरुआत होती है। जापान की सोनी कंपनी,
ठीक है। जापानी जो कंपनियां थी वो राजीव गांधी के कार्यकाल में ज़्यादा एक प्रकार से क्या करना शुरू करती हैं बच्चे, इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं। ये राजीव गांधी का कार्यकाल था जहाँ पे उन्होंने एक तरह से बाकी चीज़ों पर एक प्रकार से क्या किया था बच्चे, बल दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक। इसके बाद से आओगे जो न्यू डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की नई रणनीति, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। एरा ऑफ लिबरलाइजेशंस, उदारीकरण का युग। तो जो एरा ऑफ लिबरलाइजेशन है उसमें क्या बोला गया, इसमें सबसे पहले फोकस हुआ क्योंकि 90 के बाद 1989 में क्या हुआ बच्चे कि भारत में बीओपी क्राइसिस, भुगतान संतुलन, आयात और निर्यात का जो अंतर होता है ना बच्चे, उसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना, व्यापारिक घाटा बोला जाता है। और उस व्यापारिक घाटे का जो मूल्य होता है, जो पैसा होता है, जो घाटा जितने अमाउंट का हो रहा है, अगर वो आप पे नहीं कर पाते हो, दे नहीं पाते हो जिस कंट्री को देना है, तो माना जाता है कि आपके पास आपकी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्षमता नहीं है, आपकी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान असंतुलन की स्थिति है बच्चे। तो 1989 में क्या हो गया, भारत में भुगतान असंतुलन की स्थिति आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की जब स्थिति आई तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो गया, बहुत प्रभावित होने लग गया बच्चे। भारत में जितने भी विकास से संबंधित चीजें चलाई जा रही थी स्टेट के थ्रू, वो सारी क्या होनी शुरू हो जाती है, रुकनी शुरू हो जाती है। उसी समय पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या किया जाता है, स्टेप्स लिया जाता है बच्चे। और वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद और तकनीकी टेक्निकल एडवाइस के बेसिस पर वो भारत की इकोनॉमी को स्ट्रक्चरल संरचनात्मक क्या करना शुरू कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। मतलब जो औद्योगिक एक्ट थे, इंडस्ट्रियल जो एक्ट थे बच्चे, उसमें भी एक प्रकार से क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 91 आती है बच्चे, जहां पे इंदिरा गांधी के पीरियड में देखा होगा कि 20 क्षेत्र जैसे थे बच्चे जहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था काम करने के लिए। 91 में बोला गया कि 3 ही क्षेत्र रहेंगे उस 20 में से बच्चे, 17 में से, जहां पे आज भी आपको कार्य जो होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे रेलवे का अभी तक कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है बच्चे। एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा है बच्चे, वो भी सरकारी कंपनियां, सरकार की कंपनी वो काम करती है। इसी तरह से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए, जो तत्व निकाले जाते हैं, वो भी कंपनी किसके पास होती है, सरकारी कंपनी होती है। तो यही 3 इंडस्ट्रीज हैं बच्चे। बाकी इंडस्ट्री से लाइसेंस क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। तो उदारीकरण का मतलब ये होता है बच्चे कि पहले व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस लिए जाते थे और उस लाइसेंस के बाद आप व्यापार करते थे, उदारीकरण में बच्चे व्यापार करने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो तुमसे पूछे कि उदारीकरण क्या होती है, तो बोलना है कि व्यापार के अंदर लाइसेंस को क्या करना, समाप्त करना ही क्या होता है, उदारीकरण होता है। ठीक है ना, ट्रेड को फ्री कर देना लाइसेंस से, ठीक है ना, फ्री लाइसेंस ऑफ क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए बच्चे। उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशंस बोलते हैं। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है व्यापार करने के लिए, आप व्यापार करिए किसी भी डिपार्टमेंट विभाग। क्यों? क्योंकि लाइसेंस में क्या होता था, करप्शन होता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है ना बच्चे, जो नौकरशाही था, जो ब्यूरोक्रेसीज था, वो बड़े लेवल पर एक प्रकार से क्या करता था, आपसे पैसे की डिमांड करता था। ये सारी समस्याएं होती थी बच्चे। तो 91 के बाद से 3 ही इंडस्ट्रीज जो थी वो किसके पास रहेंगी, राज्य के पास होंगी। बाकी सभी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या कर दी जाएंगी, प्राइवेटाइज की जाएंगी, निजी लोगों को, निजी क्षेत्रों के हाथों में दी जाएंगी। लाइसेंस कोटा को क्या कर दिया गया, फिनिश्ड कर दिया गया। लाइसेंस कोटा पॉलिसी जो थी वो खत्म हुई। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरे देशों को बोला गया कि आप हमारे क्षेत्र में क्या करें बच्चे, निवेश करें। जैसे अभी चाइना को लेकर बहुत बड़ा बवाल जो चल रहा है बच्चे, उसमें चाइना ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं बच्चे जहाँ पे चाइना का क्या है, भारत में निवेश है। ऐसी बहुत सारी भारत में कंपनियां हैं जो बच्चे, जो चाइना से पैसा लाकर काम कर रही हैं और पैसा जो है वो चाइना को देती हैं। इसको FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है बच्चे। वो कैपिटल के रूप में भी आता है। दूसरे देश से तुम पैसा लाकर भारत में बिजनेस शुरू कर लो, या दूसरे देश से तकनीकी लेकर अगर भारत में बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो तकनीकी और पैसे में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको क्या मान लिया जाता है, FDI माना जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बच्चे। आई बात समझ में? ठीक है। और नेक्स्ट बोला गया निर्यात को प्रोत्साहन, यानी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे बच्चे। ठीक है, प्रमोट टू द एक्सपोर्ट पॉलिसीज, व्यापार को
व्यापार में जो भी चीज़ें व्यापार में हम निर्यात पर ज़्यादा बल देंगे, व्यापार में आयात पे हमारा कम बल होगा बच्चे। ठीक है, निजी क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। 90 के बाद देखो सरकारी कंपनियां कितना कम हो गई, सरकारी कंपनियों में सारा का सारा धीरे धीरे क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। विनिवेश की नीति, जिसको इंग्लिश में डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बोलते हैं बच्चे। अभी बातचीत हो रहा था एयर इंडिया का विनिवेश करने का, तुमने अगर न्यूज़ सुना होगा तो उसमें ये आया था कि एक तरह से क्या किया जाए, विनिवेश किया जाए, यानी सरकार का जो शेयर है एयर इंडिया में, इंडियन एयरलाइंस में बच्चे, उसमें सरकार क्या करे, अपने शेयर को बेच दे, और जिसको बेचेगी शेयर वो क्या करेगा, सरकार को पैसा देगा, और उस पैसे का सरकार क्या करे, नेशन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। एक आया था राजकोषीय प्रबंधन की नीति। सरकार, राजकोषीय प्रबंधन की नीति क्या होती है बच्चे, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है बच्चे कि सरकार जब बेफालतू के खर्च करने लगे, बेतुके खर्च करने लगे, अपने खर्च को बेफालतू की चीज़ों पे करना शुरू कर दे, तो उसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा होता है मतलब सरकार जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू की चीज़ों पे अगर खर्च करेगा बच्चे, तो सरकार का खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरकार का खर्च तो बढ़ गया, लेकिन सरकार का इनकम क्या है, कम है। तो इनकम से अगर खर्च ज़्यादा होगा बच्चे, तो उसी को जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, घाटा बोला जाता है। अरे भाई, इनकम तुम्हारा 100 रुपये का है, लेकिन तुम खर्च कितनी कर रही हो, 150 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये, लेकिन 150 रुपये का तुम खर्च करो उधार लेकर 50 रुपये। वो 50 रुपये के वजह से जो समस्या आएंगी बच्चे, उसी को मैनेज करने के लिए फिजिकल मैनेजमेंट्री सिस्टम को लाने की बात हुई, जिसको FRBM बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि हर एक सरकार को, सरकार जो केंद्रीय सरकार है, वो अपने घाटे को क्या करे, कम करे, क्योंकि घाटा कम करेगी तभी चीज़ें सही होंगी। और घाटे, कुछ जो घाटे हैं बच्चे, वो बेफालतू के खर्चों के वजह से हैं। तो सरकार को फिजिकल बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा क्या करना चाहिए, अपने बेफालतू के खर्चों को, बेफिजूल के खर्चों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। यही क्या होता है, राजकोषीय प्रबंधन होता है। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, 91 में वही फिर उदारीकरण और इन सारी नीतियों को अपनाया गया था बच्चे। ठीक है, और इसके बाद से तो सारी चीज़ें तुम देखोगे धीरे धीरे क्या किया गया, प्राइवेटाइज किया गया। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि ई गवर्नेंस की बात होनी शुरू हुई, गुड गवर्नेंस जैसी चीज़ों की बात हुई थी बच्चे। ठीक है, और 90s के बाद से तुम देखोगे कि हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ था। बैंकिंग सेक्टर में तुम देखो, 90 से पहले इतने प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट बैंक 90 से पहले थे ही नहीं, सारे के सारे इंडियंस ओरिजिन बैंक्स थे। 90 के बाद से देखोगे सारे तुम भारत में फॉरेन बैंक भी मिलेंगे बच्चे। ये पॉसिबल किस वजह से हुआ कि इंडिया में फॉरेन बैंक भी आकर काम कर रहे हैं। बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज दे रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस करने वाली, बीमा करने वाली कंपनियां कितनी आ गई बच्चे। टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कितनी आ गई बच्चे। इसी तरह से रिटेल सेक्टर में काम करने वाली कितनी कंपनियां आ गई। ये सारा पॉसिबल हुआ था बच्चे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी बच्चे, उसने क्या कर दिया, भारत में विकास के स्तर को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था बच्चे। लोगों की सैलरी कितनी बढ़ गई, लोगों ने अच्छे अच्छे घरों में रहना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा एजुकेशन देना शुरू किए। तो 90 के बाद से सही में देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ बच्चे। 90 से पहले अगर जीडीपी देखोगे भारत की ना, वो 5% अधिकतम होता था। 90 से पहले जीडीपी देखना, कभी चेक करना, अपने अंदर भी एक क्यूरियोसिटीज रखो कि चेक करना कि 90 से पहले अगर देखा जाए भारत की जीडीपी, और ठीक है, और 90 के बाद से अगर भारत की जीडीपी देखोगे कंटिन्यू राइज किया था बच्चे, और 9% तक भारत की जीडीपी हुई थी। जब यूपीए 2014 से बाहर हुई बच्चे, तो उस समय तक जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो था 9% था। अब तो कोविड-19 के वजह से क्या हो गया, जीडीपी लगभग 2.5% के आसपास क्या हो गया, पहुंच रहा है। तीजे मतलब 4.5% से नीचे हमारे जीडीपी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। और 2.5% के रेट से जीडीपी क्या हो रही है, कम हो रही है बच्चे। तो कहीं ना कहीं अब ये भी सरकार ने कुछ ना कुछ क्या हुआ, आर्थिक विकास के मॉडल को रखा बच्चे। जैसे 1,20 करोड़ का दिया है ना, 120 करोड़ रुपए का पैकेज मोदी सरकार ने दिया है। आत्मनिर्भर
पॉलिसी जो है वो क्या है कि इकोनॉमिकल पॉलिसीज है बच्चे, जिसके द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, इंडियन नेशन स्टेट और इंडियन नेशन स्टेट के लोगों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चे। आई बात समझ में। और कोविड-19 के वजह से सेक्टोरल रिफॉर्म्स फिर शुरू हुआ है बच्चे। बहुत सारे सेक्टरों में क्या हो रहा है, रिफॉर्मेंस आने की बात होनी शुरू हुई बच्चे। 90 के बाद से ब्रेटन वुड्स सिस्टम में रिफॉर्मेंस शुरू हुआ बच्चे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की डिमांड थी बच्चे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या किया जाए, रिफॉर्मेंस लाया जाए बच्चे। तो टॉपिक क्लियर हुआ, ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस समझ में आया। तो यही टॉपिक था बच्चे, इसमें सारी चीज़ें देख लेनी। अब तो तुम्हें समझ, और ये चीज़ें कोई उदारीकरण और जो निजीकरण है बच्चे, ये सामाजिक न्याय के विरोधी नहीं है। ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने में उदारीकरण और निजीकरण क्या कर सकता है, मदद कर सकता है बच्चे। बस उनका सही तरीके से क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, और नियंत्रण में एक होना चाहिए। उनकी हर समय आपको क्या करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी। आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं बच्चे। क्लियर हुआ। 99 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र, बैंक लिखा होगा 99 में, बीमा क्षेत्र में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग, बैंकिंग और गैर बैंकिंग समझ में आता है, बैंकिंग समझ में आता है ना। बैंकिंग में बैंक क्या करता है ये तो पता है ना, मतलब पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ये फैसिलिटी बैंक का होता है। जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं वो पैसा जमा नहीं करती हैं बच्चे, चेक की फैसिलिटीज नहीं देंगी, एटीएम फैसिलिटीज नहीं देती हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती हैं। कौन से बैंकिंग डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है, मतलब तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा। गैर बैंकिंग जो संस्थाएं होती हैं वहाँ डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज नहीं होता है, विड्रॉ की फैसिलिटीज नहीं होती है, चेक की फैसिलिटीज नहीं होती है, एटीएम फैसिलिटीज नहीं होती है। किसमें, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट का मतलब बैंक में आप पैसा जमा भी कर सकते हो और बैंक से पैसा निकाल भी सकते हो। दूसरा, बैंक आपको चेक देता है, चेक से आप पैसा निकाल लीजिए। बैंक आपको एटीएम देता है, एटीएम से आप पैसा निकाल लीजिए, ठीक है ना। बैंक आपको इंश्योरेंस देता है कि आपका जो पैसा मेरे बैंक में जमा है वो सुरक्षित है। गैर बैंकिंग जो संस्थाएं होती है, बैंक जो होता है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी लोन देता है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चे, उनके यहाँ डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है, मतलब जो अकाउंट सेविंग अकाउंट फैसिलिटीज नहीं होती है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, वो सिर्फ लोन दे देते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे LIC जो है, LIC हो गया नॉन बैंकिंग। LIC में कोई अकाउंट थोड़ी खुलता है, LIC में तो तुम पैसा जमा करते हो, LIC तुमको लोन दे देता है, LIC एटीएम नहीं देता है, तो उसको तुम मान लो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो वो उनको हम लोग नॉन बैंकिंग, और इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट आता है बच्चे, जिसको IRDA बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज। कि जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां हैं, जो पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां हैं बच्चे, वो आम जनता के साथ धोखाबाजी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, उनको कंट्रोल करने के लिए बीमा सेक्टर और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बच्चे कंट्रोल करने के लिए आपके पास IRDA जैसी संस्था है, वो कार्य करती है बच्चे। और 2003 के बाद से तुमने देखा होगा बच्चे, पहले बिजली डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी बच्चे, वो इलेक्ट्रिसिटीज देने के लिए सरकारी कंपनियां जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी बेचती हैं। लेकिन तुम लोग दिल्ली में रहते हो, तुम्हें पता ही चल जाएगा कि अब जो बिजली वितरण होता है और जो बिजली कलेक्शन होता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल कलेक्ट किया जाता है वो प्राइवेट के द्वारा किया, TPDL हो गया, बेस हो गया, कौन कौन सी है ना कंपनियां, ये सारी क्या है, प्राइवेट कंपनियां जो आपको क्या कर रही हैं, 24-24 घंटे इलेक्ट्रिसिटीज दे रही हैं, सरकार से खरीदती हैं, फिर हम लोगों को बेचती हैं और हम लोगों से बिल लेती हैं, अपना जो भी उनका मैन पावर होता है उस पर खर्च करती हैं और उस पर, लेकिन वो सही बिल लें, उनको भी एक प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए क्या है बच्चे, एक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने की बात होती है। टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई बनाया गया था बच्चे, ठीक है। पहले तो BSNL होता था, MT सरकारी कंपनी होती थी, भारत सरकार उपक्रम था, सब लोग BSNL में नौकरी करते थे। बाद में क्या हुआ, देखा गया कि BSNL उतनी बेहतर सर्विसेज नहीं दे पा रहा जितनी पब्लिक की डिमांड है, तो उसके बाद से तुम देखोगे वोडाफोन, एयरटेल, हच, एयरसेल, इतनी कंपनियां आई थी बच्चे 90 के बाद से, कि कुछ तो बंद हो गई, कुछ मार्केट में टिकी हैं, वो 2-3 कंपनियां हैं। एक तो वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो अभी आया है, तो मेरे को लगता है फाइनली लास्ट में जियो बचेगा,
और ये सारी कंपनियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी बच्चों। तो ये बोला जा सकता है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ ही कंपनियों के क्या, टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ कंपनियों कहीं ना कहीं हमने क्या किया, विकास तो किया ना बच्चे। पहले लेटर लिखते थे, कोई मर गया उसकी खबर सूचना पूरा काम क्रिया होने के बाद क्या हो रहा है पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर जो है वो मानव के विकास को क्या करता है, बढ़ाता है बच्चे। टेलीकॉम सिस्टम आपके कंट्री में अगर मॉडर्न टेलीकॉम सिस्टम है बच्चे, ठीक है, कई कंपनियां टेलीकॉम फैसिलिटीज़ दे रही हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं आपके कंट्री का विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इंटरनेट, ये सारी चीज़ें कितने काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। देखो 2 घंटे से हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये विकास तो हो ही रहा है। कुछ ना कुछ तुमने तो पढ़ा ना आज, तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नुकसान हो गया बच्चे। आई बात समझ में? हेलो हेलो। तो आज की क्लास में बच्चे बस इतनी ही, ये यहीं पर ये टॉपिक क्या होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चे, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का पहला जो टॉपिक है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी